असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान आया। अब ये भी अगले कार्यकाल को लेकर है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं सरकार बनाकर पीओके वापस लेंगे। वो कह रहे हैं राम मंदिर बना, अब मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाएंगे। हमारा वादा 400 सीट मिलने पर, जो बार बार शादी करने की जो दुकान चला रहे हैं हम उसको भी खत्म कर देंगे, ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। अब सीधी बात यह है कि उन्होंने मथुरा का भी जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा राम मंदिर के बाद मथुरा में भी हम भव्य मंदिर बनवाने वाले हैं। अब ये जो बात वो कह रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है क्या? ये कॉन्फिडेंस है या फिर आखिरी चरण से पहले जो बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे? सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार आशुतोष जी के पास जा रही हूं। आशुतोष जी, ये फैसले दर फैसले, विपक्ष पहले कहता था 370 हटाने की बात करते हैं, ये सिर्फ गिमिक है। वो ये भी कहता था कि बार बार ये मंदिर की बात करते हैं, ये कभी होगा नहीं, ये सिर्फ जुमला है। वो सब पिछले कार्यकाल में हुए हैं। अब अगर ये कृष्ण मंदिर की बात कर रहे हैं तो ये क्यों ना कहे कि ये उसकी तरफ प्रतिबद्धता है? ये दो चीजें मैं चाहूंगा जी, क्योंकि पिछले में मेरा फ्रेम फ्रीज हो गया था। पहले तो मैं रिपब्लिक भारत से चाहूंगा एक निष्पक्ष पत्रकारिता रखें, क्योंकि आपके विपक्ष के ऊपर एक टैगलाइन लगा रखी है, प्रवक्ताओं पे करो हार की तैयारी, और भाजपा के एनडीए के लोगों पे लिखा है कि बड़े बड़े किसकी तैयारी। अच्छा आशुतोष जी, लेट मी क्लैरिफाई। आपने ये बात बोली है तो लेट मी क्लैरिफाई। मैं एक चीज बता दूं, आपके ऊपर जो हेडर चल रहा है उसका मतलब ये है कि ये आप बीजेपी को कह रहे हैं, सामने वालों को कह रहे हैं, और जो बीजेपी कह रही है वो आपको कह रही है। नहीं, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि ये कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। आप अगर आपके ऊपर ये चल रहा है करो हार की तैयारी, तो ये आप बीजेपी को कह रहे हैं कि हार की बारी तुम्हारी है इस बार, और बीजेपी के ऊपर लिखा है 400 पार, तो वो आपको कह रहे हैं 400 पार आ रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए। कीजिए, दर्शक को जो दिखता है वो क्लैरिफाई हो जाता है। तो भाजपा के ऊपर भी ये लिख दीजिए करो हार की तैयारी। अरे आपको उससे अगर खुशी मिलेगी तो मैं करवा देती हूँ। आपको अगर उससे खुशी मिलेगी तो मैं करवा देती हूँ, क्योंकि ये निष्पक्षता ही है। प्रोग्राम की अच्छी बात यह है कि उसमें इस तरह की कंट्रोवर्शियल नहीं रहती है। हाँ, ठीक है। चलिए आप दूसरी बात करते हैं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थक कहते हैं कि हम बड़ी तैयारी के साथ में हम तीसरा, और बार बार कहते हैं तीसरा चरण कर रहे हैं। देखिए सोचिए, दो चीज समझनी चाहिए कि हमें इस समाज में किसान, नौजवान और हमारे घर का भगवान, मतलब आदि आबादी, ये समाज इन तीनों चीजों से चल रहा है। किसानों की क्या हालत हुई पिछले 10 साल में आपको पता है। इसी मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया, उसके बाद यू टर्न लेके वापस हो गए, उसके बाद 3 काले कानून लाए, लेकिन हठी प्रधानमंत्री की स्थिति ये रही कि हमारे 750 के ऊपर किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। उनके लिए कंक्रीट और कीले बिछाई गई। ये आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। उनके ऊपर थार से रौंदा गया, और आज भी स्वामीनाथन की आयोग की एमएसपी की रिपोर्ट नहीं लागू हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने हलफनामा दिया कोर्ट में कि हम एमएसपी लागू नहीं कर सकते क्योंकि बाजार बिगड़ जाएगा। तो किसानों की कितनी हितैषी है वो आपको पता है। अब दूसरी बात आती है नौजवानों की बात। हिंदुस्तान की आजादी के बाद की सबसे बड़े बेरोजगारी की स्थिति में भारत इस समय गुजर रहा है। किसी भी घर में अगर 20 साल से लेके 35 साल के लड़का है तो उसमें एक चौथाई या आधी के बराबर आबादी जो है वो बेरोजगारी है। जो व्यक्ति पकौड़ा तलने को भी बताता है कि रोजगार है, और उसके बाद हमारे जो युवाओं के साथ 2 करोड़ नौकरी का एक झूठा वादा करता है, मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, और 20 करोड़ छोड़िए 6 लाख 60 लाख भी नहीं दे पाए 10 साल में, और ये इनका हलफनामा है देना। ठीक है। तो क्या हालत है हमारे नौजवानों की। पेपर लीक से तो वैसे भी उत्तर प्रदेश परेशान है, वहां से कोई तरीका नहीं रह गया है कि हम कोई पेपर देके किसी नौकरी को पा जाए। अब आती है हमारे घर का भगवान, मतलब तीसरी आधी आबादी माफ कीजिए। हमारे घर का क्या बजट है? वही उज्ज्वला योजना जिसको लेके प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में पानी आता था, आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति उस उज्ज्वला योजना की बात नहीं कर रहे, क्योंकि 2014 में 400 में मिलने वाला सिलेंडर आज 1100 में मिल रहा है। तो आशुतोष जी, वही भारतीय जनता पार्टी महंगाई पे आज आवाज नहीं उठा रही है।
अब आशुतोष जी, आपके हिसाब से मैं इसको एक तरह से डीब्रीफ कर लेती हूँ। आपने जो कहा है, जंतर मंतर, आप जो कह रहे हैं महिलाएं दुखी हैं, युवा वोट नहीं करेंगे, मध्यम वर्गीय परिवार इनसे किनारा कर लेंगे, ये एक जिस्ट है आपकी बात का। यानी अगर ये होता है तो इसका सीधा मतलब आशुतोष जी ये निकला कि ये 100 पार भी नहीं जाएंगे, 400 पार तो दूर की बात है, क्योंकि आप कह रहे हैं महिलाएं भी इनसे दुखी हैं, युवा भी इनसे दुखी हैं और मध्यम वर्गीय परिवार भी इनसे दुखी हैं। तो इसका सीधा मतलब अजय जी, इसका सीधा मतलब ये है कि क्या 100 भी नहीं पार करेगा एनडीए, ये इनका कहना है। तो अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो? नहीं, देखिए, अगर आशुतोष जी बड़े पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति हैं तो अच्छी तैयारी करके आते हैं, लेकिन लगता है आज नोट भूल गए हैं। नोट निकाल लीजिए आशुतोष जी। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश मैंडेट आया, तो अगर उस मैंडेट के बाद आपकी ये सारी समस्याएं हैं तो 4 जून तक इंतजार कर लेते हैं मतपत्र खुलने का। और अगर ये पूरे कार्यकाल की समस्या है तो नॉर्थ ईस्ट से आप साफ हो गए, राजस्थान से साफ हो गए, आप उधर मध्य प्रदेश से साफ हो गए। वाह, कैसी जनता है, दुख में भी हमें ही वोट दिए जा रही है, आपकी सुनी नहीं रही है। अब सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, देख लीजिए। तो आप जिस उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, आप माँ बहनों का इस चैनल पे बैठकर अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं शौचालय की सुविधा जो इज्जत बख्शी गई है हमारी माताओं को, आप उनको थप्पड़ मार रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि फ्रीडम हो, लोटा लेके जो 70 साल तक और पूरे देश को रेलवे का लैट्रिन बना रखा था आपने, पूरे गाड़ियां गुजरती थी और पूरे शहर में कचरा और मलबा फैलता था, और आप बात करते हैं 70 साल की हुकूमत चलाने की। एक रेलवे ट्रैक तो आपसे बना नहीं और साफ नहीं करा सके। हमने तो जितने बुलेट ट्रेन दिए हैं, आपने अपने 70 साल में ट्रेन नहीं दे पाए। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक बार मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। मैं जरा और मेहमानों के पास भी जाऊँ आशुतोष जी, मैं एक बार जरा और मेहमानों के पास भी जाऊं, क्योंकि जो चर्चा चल रही है इस वक्त, आज की कोशिश ये है कि 4 जून की तस्वीर क्या होगी। हम सबके अपने अपने आकलन हैं। वहां पर जब बीजेपी कह रही है कि यूसीसी लाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, तो उनका सीधा मतलब ये है कि उनकी सरकार बन रही है, उन्होंने इसकी तैयारी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये भी कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने एक अर्जी दाखिल करी आज कोर्ट में संजीव जी, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे 7 दिन और चाहिए, मेरा 7 किलो वजन घट गया तो मुझे 7 दिन और चाहिए अपने टेस्ट कराने। मेरा सवाल आपसे ये है, 4 जून को वो जेल से बाहर रहना चाहते हैं, 4 जून को वो बाहर रहें, और 4 जून जब सरकार बन रही है, किसकी बनेगी वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल 4 जून को क्या इस पूरे जो विपक्षी गठबंधन है उसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो बाहर रहेंगे, वो जेल में ना रहे, क्या ये भी एक कोशिश है? देखिए, निश्चित तौर पे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जैसा कह रहे हैं अदालत में उन्होंने उसी तरह की अर्जी लगाई है और अपनी बात उन्होंने स्पष्ट रूप से रखी है। अब सरकार किसकी बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मेरी बन रही है, और विपक्षी पार्टी कह रही है कि मेरी बन रही है। आखिरी चरण है जिसमें मैंने अभी कहा कि 25 सीटें उसमें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और 27 सीटें ऑलरेडी विपक्ष के चरण में। अब उस 25 में से कितनी भारतीय जनता पार्टी बचा पाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। लगता तो ऐसा है कि आंकड़े जैसे दिख रहे हैं, 5 भी बचा ले तो गनीमत है, स्थिति ये बनी हुई है। यदि वो सारी चीज या वो टेम्परामेंट बना रहता तो आज इस तरह की बहकी बातें नहीं करनी पड़ती जो आज यूसीसी की बातें की जा रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह का भाषा का यूसीसी बहकी बात कैसे है? ये पहले कर लेते ना, यूसीसी गृह मंत्री ने चुनाव शुरू होने से पहले, और ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का कॉन्क्लेव था जिसमें उन्होंने कहा कि यूसीसी हमारी प्रतिबद्धता है, हम उस पर काम करेंगे। नहीं, मैं आपको वो बता रही हूँ जो हमारे अपने कॉन्क्लेव में हुआ है, उसमें उन्होंने खुद कहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि 1 नेशन। आपने इसे बहकी बात कहा, मैंने इसलिए बोला।